जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आपको पता है कि सदन की कार्रवाई चल रही है और सदन की कार्रवाई के अंदर सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के वेलफेयर से रिलेटेड कई मसले उठे और उन मसलों को उठाया गया राज्यसभा में। और दोस्तों, राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद श्रीमती सागरिका घोष जी ने। पेंशन, डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट, स्पर्श, इससे रिलेटेड। और इसके बाद महाराष्ट्र की राज्यसभा सांसद कांग्रेस की श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल जी ने क्या पूछा, और वो जानेंगे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के जवाब के बाद। Numerous cases of litigation on claims of disability pensions by veterans and jawans. The Ministry of Defence has appealed against many cases where veterans have asked for disability pensions. The Supreme Court has repeatedly recorded its displeasure against the Ministry of Defence for litigation on disability pensions. Will the Honourable Minister kindly answer, why does the Defence Ministry routinely challenge virtually all Armed Forces Tribunal or AFT judgments in favor of veterans when it comes to granting disability pensions? थैंक यू। माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सांसद को इस विषय को उठाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं प्रश्न के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में और माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, उनके कल्याण के लिए, उनकी हर समस्या सुलझाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपने सैनिकों को, उनके परिवारजनों को, उनके कल्याण, सुख सुविधा उसी प्रकार तत्परता से, जिस प्रकार हमारी सेना राष्ट्र रक्षा के लिए तत्पर रहती है, हम हमारी आर्म फोर्सेस की आवश्यकता, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मन, वचन और कर्म से प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि सुनिए, मैं आपका भी जवाब दे रहा हूं, क्योंकि हमारे सैनिक, वेटरन्स, सभापति महोदय, हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, 140 करोड़ देशवासी नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करते हैं। और तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। यहाँ की गंगा, यहाँ की नदी गंगा है, यहाँ का कंकड़ संकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे भी तो भारत के लिए। जो सांसद दीदी ने जो प्रश्न किया है, यदि कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस अकाउंट की डिसेबिलिटी हो, यानी उसने अपने नॉर्मल कार्यकाल के पहले किसी डिसेबिलिटी के कारण मिलिट्री सर्विस से बाहर कर दिया जाता है, वह डिसेबिलिटी और मिलिट्री सर्विस को या तो एट्रीब्यूट हो या एग्रीगेटेड हो, तो ऐसे व्यक्ति को डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। ऐसे हालात में यदि उस व्यक्ति ने मिनिमम रिक्वायरमेंट पेंशनेबल सर्विस ना भी की हो, उस समय तक की सर्विस को वेटेज देते हुए एक सर्विस एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है, और उसकी डिसेबिलिटी को देखते हुए डिसेबिलिटी एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है। इन दोनों एलिमेंट को जोड़कर ऐसे व्यक्ति को डिसेबिलिटी पेंशन देने का प्रावधान है। एक दूसरी श्रेणी में भी, जिसमें डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाता है, यदि कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल अपना नॉर्मल कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो डिसेबिलिटी या इंपेयरमेंट जो 20% उससे अधिक है, या मिलिट्री सर्विस को एट्रीब्यूट या उससे एग्रीवेटेड हो, तो ऐसे व्यक्ति को सर्विस पेंशन के साथ साथ डिसेबिलिटी एलिमेंट या इंपेयरमेंट रिलीफ भी दिया जाता है। क्योंकि इन व्यक्तियों ने अपना नॉर्मल सर्विस कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसलिए उन्हें नॉर्मल सर्विस पेंशन दी जाती है। और यदि
डी हो तो इस डिसएबिलिटी एलिमेंट भी दिया जाता है, मगर यह ध्यान में रखने की बात है कि डिसएबिलिटी पेंशन नहीं है। इन दोनों प्रोविजनों में वेल लेड आउट ऑफ प्रोसीड्योर है और रूल्स है, इन प्रोसीड्योर और रूल्स के अनुसार ही उनको दिया जाता है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय सागरिका जी, सेकंड। So I thank the honorable minister, but that was not really an answer to my question. It seemed he was busy making a political speech. Maybe he should prepare better for questions relating to the defense ministry. So my question was on why the defense ministry keeps challenging petitions of disability. My second supplementary. The government has shifted pension dispersal to the Sparsh portal. However, this portal suffers from repeated glitches, and elderly veterans are placed in a great deal of inconvenience. Is the ministry planning to make the Sparsh portal more user-friendly for pensioners, and by when can we expect these improvements? Thank you. माने आप सुनिए तो, प्लीज अपने सीट पर रख, अरे सीट पर रहे प्लीज। अरे सुनिए तो, नो कमेंट्स फ्रॉम योर सीट प्लीज। आप बोले, आप बोले। उपसभापति महोदय, उपसभापति महोदय, नो कमेंट विल सिट। जो सांसद, माननीय सांसद ने जो प्रश्न पूछा है, जब से स्पर्श पोर्टल हम जब लाए हैं, इसको है स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, एक ट्रांसपेरेंट पेंशन ऑनलाइन सेक्शन है। यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल किया है और मैं कहना चाहूंगा, ये वेटरन भाइयों और उनके परिवार को पोर्टल में पेंशन की अपनी एलिजिबिलिटी और उसका डिटेल्स को रियल टाइम में देख पाने में सहयोग करती है, जो कि पुराने मैनुअल सिस्टम में नहीं है। और आप जब वे पुराने सिस्टम में दर्ज किए अपने डाटा को स्पर्श में देख सकते हैं, तो उन्हें अपने डाटा का डिस्क्रिप्शन पता चलती है कि वो शिकायत के माध्यम से डेटा सुधार के लिए आवेदन करते हैं। इससे शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये ट्रांसपेरेंट है, डिजिटल है और सिंगल विंडो सिस्टम है। परंतु इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि इससे इनके डेटा में सुधार करने का अवसर मिलता है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। ये शिकायतें हमारी पेंशन विभाग के पास ऑनलाइन आती हैं, जिनका शीघ्र निवारण किया जाता है। पेंशन विभाग द्वारा अपने लेवल पर डाटा को अपडेट कर रहा है। इससे पेंशनर को पेंशन के रेट में आप ठीक कर दिया जाए, इसके ग्रीवांस जल्दी से रिजॉल्व हो सकेंगे और उसकी पेंशन अथवा फैमिली पेंशन स्मूथली चलती रहे। देश में हमारे पेंशन विभाग द्वारा 199 स्पर्श सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं। 199 भारतीय स्टेट बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी जैसे कुल 14 बैंकों की शाखाओं के माध्यम से ऐसी सेवा प्रदान की जाती है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आउटलेट पर भी यह सेवा उपलब्ध है। उपसभापति महोदय, इन संस्थाओं के साथ पेंशन विभाग ने एमओयू साइन किया है। इन केंद्रों में पेंशनर पर अपनी पेंशन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पेंशन डाटा के सुधार के लिए कार्य कर सकते हैं। स्पर्श पोर्टल से शिकायत दर्ज करने के अलावा पेंशनर पोर्टल अथवा ईमेल के माध्यम से अपने पेंशन संबंधी ग्रीवांस भेज सकते हैं। इन शिकायतों को नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाती है। मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर नई दिल्ली और पेंशन कार्यालय प्रयागराज से एक डेडिकेटेड पेंशन ग्रीवांस सेल है, जहां पेंशनर अपनी पेंशन संबंधी समस्या का हल करा सकते हैं। स्पर्श पोर्टल के स्थापना के समय से ही हम कह सकते हैं अब तक पोर्टल बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है। माननीय सांसद ने जो इस प्रश्न, उपसभापति महोदय, माननीय सांसद जी ने जो पूछा है, मैं उनसे सहयोग चाहूंगा कि माननीय सांसद जी, आप जिस राज्य से आती हैं वहां पे आप नजर उठा के देखो। ईएमएस ईएसएम का वेलफेयर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केंद्र सरकार वेटरन्स वेलफेयर को प्राथमिकता दे रही है और बंगाल में ये देखा जा रहा है वेटरन्स के प्रति
No. के प्रति Please, please. कैजुअल Please, no. Please. मेरा यह आग्रह है कि पश्चिम बंगाल में 14 जिला जेएसबी है जो बंगाल के कोई 23 जिलों कवर करते हैं। 9 जिलों में जिला सैनिक बोर्ड नहीं है। धन्यवाद। मेरा आग्रह है कि वो बंगाल में 9 जिलों में जिला सैनिक बोर्ड बनवाए। पश्चिम बंगाल में सैनिक बोर्ड जहां पूरे साल में एक बैठक होती है, 2015 के बाद एक भी बैठक नहीं हुई, तो ये क्या वेटरन्स की बात करेंगे। मेरा तो मानना है कि 15 के बाद जो बैठक नहीं हुई है, माननीय सांसद उस बैठक को करवाने का काम करें। धन्यवाद। सभापति महोदय, मंत्री जी, एक बहुत मूल प्रश्न है, मैं उनको सुझाव दे रहा हूं कि आप वेटरन्स की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार की पोस्ट की वैकेंसीज ईएसएम कोटे से भरी जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में ग्रुप सी में ईएसएम के लिए 5%, ग्रुप डी के लिए 10% रिजर्वेशन को नोटिफाई किया है। धन्यवाद। अफसोस ये है धन्यवाद। पदों को धन्यवाद माननीय मंत्री जी, धन्यवाद। प्लीज मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्यों से और माननीय मंत्रीगण से, जैसे सवाल संक्षिप्त हो उत्तर भी संक्षिप्त हो, प्लीज। तो दोस्तों, अभी आपने रक्षा राज्य मंत्री जी को सुना। उन्होंने श्रीमती सागरिका घोष जी के सवाल का जवाब दिया। और अब सुनिए महाराष्ट्र से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल जी ने क्या पूछा वन रैंक वन पेंशन के ऊपर। I would like to ask through you to the Honorable Minister, what measures are in place to address anomalies or grievances arising from the implementation of OROP, One Rank, One Pension Scheme? थैंक यू रजनी जी। माननीय मंत्री जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से उपसभापति महोदय, मैं ये जानकारी देना चाहता हूं। ये प्रमुख जानकारी है, सदन को जानकारी होनी चाहिए। जब 1971 में बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ और 1972 से ही ओआरओपी लागू करने के लिए डिमांड होती रही। 42 साल इंतजार किया वो, और ओआरओपी किसने लागू किया? मोदी ने लागू किया। और मैं कह सकता हूं, वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी स्कीम का उद्देश्य वर्तमान और पूर्व पेंशनर के बीच पेंशन रेट्स के अंतर को समय समय पर दूर करता है। 7/11/2015 के गवर्नमेंट ऑर्डर के मुख्य विशेषता ये है। पहला, पूर्व पेंशनर की पेंशन को 2013 के कैलेंडर वर्ष के रिटायर कर्मियों की पेंशन के आधार पर पुनः निर्धारित किया जाएगा और यह लाभ 1/7/2014 से प्रभावी होगा। यही मोदी की गारंटी है। सभी पेंशनर की पेंशन 2013 में समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ रिटायर कर्मियों की मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन के एवरेज के आधार पर पुनः निर्धारित की जाएगी। यही मोदी की गारंटी है। जो पेंशनर एवरेज से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बकाया राशि 4 समान छमाही किस्तों में दी जाएगी। हालांकि सभी पारिवारिक पेंशनर, जिसमें स्पेशल पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले और वीरता पुरस्कार विजेता शामिल हैं, उनको एक ही किस्त में बकाया राशि पूरी पेमेंट कर दी जाएगी। पेंशन हर 5 साल में पुनः निर्धारित की जाएगी। पिछले और वर्तमान पेंशनर्स की पेंशन दरों के बीच गैप को हर 5 साल में ओआरओपी के तय नियम के अनुसार ब्रिज किया जाता है। ओआरओपी 1 लागू होने के बाद पुराने और नए रिटायर्ड सैनिकों के पेंशन का अंतर काफी कम हुआ। नॉर्मली यह 2014, 19, 24 में होता है, लेकिन 7वें पे कमीशन की सिफारिश के अनुसार 1/1/2016 से सभी पेंशनरों की पेंशन 2.57 गुना बढ़ा दी और इससे भी गैप ब्रिज हो गया। इस कारण ओआरओपी 2 के लाभार्थियों की संख्या ओआरओपी से कम हो गई। ओआरओपी से जितनी भी मांगे हमारे सैनिकों की थी, उन सभी मांगों को सुलझा दिया गया है। हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, उनके नेतृत्व में हम कमिटेड हैं। जैसा कि आपको
ये ज्ञात होगा कि 5 साल में इसे रिवाइज किया जाता है। अब तक 1,24,000, लिख लीजिए, 1,24,000 करोड़ रुपया दिया, 1,24,000 करोड़ रुपया। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी जानकारी, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण राज्यसभा स्पीकर जी की बात बड़ी अच्छी रही, जिन्होंने कहा कि जिस स्पष्टता के साथ क्वेश्चन पूछा जाए उसी स्पष्टता के साथ आंसर भी संक्षिप्त में दिया जाए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आंसर हुए राज्यसभा में, इनके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।